रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की संसद में घोषणा की गई है। आपको बता दें, अब बिजली की जगह पर हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई जाएंगी। मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है। जीरो कार्बन के लक्ष्य पर काम कर रहा है रेलवे। और दैनिक भास्कर के हवाले से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, इससे पहले भी पोल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही थी। इससे पहले हमें देखा भी था और बताया भी जा रहा है लगातार कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच करिए। और इसी बीच में, इसी कड़ी में, क्योंकि ट्रेन की संख्या में इजाफा किया जा रहा है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस बीच ट्रेन को भी जीरो कार्बन के लक्ष्य पर काम कराने की ओर बढ़ाया जा रहा है। हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय के द्वारा भी ये कह दिया गया है। खबर राजस्थान से। लेखानुदान में वैट कम होना तय था। केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली। आचार संहिता से पहले कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। केंद्र एक्साइज ड्यूटी और राज्य वैट में कटौती करेगा। मार्च के पहले हफ्ते तक का चुनाव की घोषणा हो सकती है। सही कहा महिमा आपने। और देखिए किस तरीके से वैट कम होना तय था, ये कहा जा रहा है क्योंकि दिया कुमारी की तरफ से लेखानुदान पेश किया गया और उस वक्त जो तमाम बातें थी, जो प्रमुख बिंदु थे, उनका जिक्र उनकी तरफ से किया गया। एक्साइज ड्यूटी और वैट में कटौती होगी। और प्रीति, हमने देखा भी था कि राजस्थान में कई बार ये हुआ कि पेट्रोल को लेकर सब लोग स्ट्राइक पर बैठ गए थे, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली और पेट्रोल पंप्स बंद भी किए गए थे हड़ताल के चलते। इसलिए एक्सपेक्टेड था कि वैट शायद कम किया जा सकता है और ये माना जा रहा है कि एक बड़ा कदम के तौर पर इसको देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का यशोगान। बजट सत्र के अंतिम दिन आएगा प्रस्ताव। प्राण प्रतिष्ठा पर बधाई से हो सकती है शुरुआत। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, श्रीकांत शिंदे लाएंगे प्रस्ताव। और देखिए, क्योंकि अखबारों में इस खबर को जगह भी दी गई है और आखिरी दिन भी है बजट सत्र का। दरअसल संसद में आज पेश होगा धन्यवाद प्रस्ताव और बाकायदा बीजेपी की तरफ से अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया गया है। न सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से अपने सांसदों को व्हिप जारी किया गया कि आज सभी संसद में मौजूद रहेगा। बजट सत्र के अंतिम दिन आज मोदी सरकार सदन के दोनों सदनों में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और इसके जरिए सरकार और बीजेपी की योजना अंतिम सत्र के अंतिम दिन हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीतिक संदेश देने की है। ये भी कहा जा रहा है, कुछ सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, कि चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे अपनी बात रखेंगे और इसके बाद बाकायदा सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने तो वेब भी जारी किया, क्योंकि सुबह से साक्ष्यम ये खबर। अच्छा, बड़ी बात है कि किन बिंदुओं के ऊपर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। दैनिक भास्कर में उसको भी बताया गया। इसमें बताया गया है कि प्रस्ताव की शुरुआत इस बात से हो सकती है कि प्राण प्रतिष्ठा पर सदन हार्दिक बधाई देता है। साल 1947 में देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था और अब आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए कार्य से राष्ट्र का मनोबल ऊंचा हुआ है, सांस्कृतिक आत्मविश्वास मजबूत हुआ है। पीएम ने 11 दिन अनुष्ठान रखा और श्री राम से जुड़े तीर्थों में तपस्या भाव से उपासना कर राष्ट्रीय एकात्मा को ऊर्जा प्रदान की। इस बात के साथ में यहां पर शुरुआत की जा सकती है, यशोगान किया जा सकता है। पूजा और आगे बढ़ रहे हैं। 560 फर्मों ने 27 करोड़ जुर्माना भरा है। बोर्ड में महिला डायरेक्टर नहीं रखने पर यह जुर्माना। सेबी ने लिस्टेड कंपनी से यह जुर्माना वसूला। 2018 से 2023 तक एक भी महिला डायरेक्टर नहीं। लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड में महिलाओं का अभाव है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि 560 फर्मों ने 27 करोड़ जुर्माना भरा, क्योंकि उन्होंने एक भी इतने सालों में महिला डायरेक्टर नहीं रखी, जिस कारण से अब उनको जुर्माना भरना पड़ा। और इस बात की जानकारी मंत्रालय ने दी है। बोर्ड में महिला डायरेक्टर ना होने पर यह जुर्माना 27 करोड़ का जुर्माना 560 फर्मों ने भरा। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, क्योंकि निसांका ने वनडे में जड़ा है दोहरा शतक। श्रीलंका के पहले बल्लेबाज ने रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल श्रीलंकाई बल्लेबाज निसांका ने रिकॉर्ड बनाया है। अफगानिस्तान के खिलाफ में दोहरा शतक उनके द्वारा जड़ा गया है। दैनिक भास्कर मेरे पास और जागरण में भी इस खबर को कवर किया गया। इसमें लिखा है कि श्रीलंका के पहले वनडे में अफगानिस्तान को 42 रन से हराया गया। श्रीलंका ने 381 का स्कोर बनाया और पथुम निसांका वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी अब बन गए हैं। उनके नाम पर यह रिकॉर्ड दर्ज हो गया। उन्होंने 139 गेंदों में 20 चौके और 8 छक्के लगाए। निसांका वनडे इतिहास में दोहरे शतक बनाने वाले सिर्फ 10वें खिलाड़ी हैं। उन्होंने अविष्का फर्नांडो के साथ में पहले विकेट के लिए 182 रन जोड़े, तो रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम पर दर्ज किया है। खबरों में आगे बढ़ते, विदेशी मुद्रा भंडार में 5.74 अरब डॉलर बढ़त देखने को मिली है। विदेशी मुद्रा भंडार 622.47 अरब डॉलर हुआ। 2 फरवरी को जो आंकड़े हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, फिलहाल आपको बता रहे हैं हम कि विदेशी मुद्रा भंडार में 5.74 अरब डॉलर की बढ़त देखने को मिल रही है। अगर हम इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट देखें तो वहां पर
हर अखबार में इस खबर का जिक्र फिलहाल किया गया है। और 2 फरवरी को समाप्त सप्ताह के आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और विदेशी मुद्रा भंडार 622.47 अरब डॉलर हुआ है और बढ़त इसमें देखने को मिली है। फिलहाल 5.74 अरब डॉलर की बढ़त इसमें देखने को मिली और आंकड़े फिलहाल अब जारी कर दिए गए, जिससे जाहिर तौर पर फायदा अब होते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए महिमा, आपको बता भी रहे हैं कि किस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार में कितने अरब डॉलर की बढ़त हुई है, इजाफा हुआ है। और लगातार क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम काम इस को बढ़ाने के लिए किए जा रहे थे। अब 2 फरवरी को सप्ताह जो समाप्त होगा उसके लिए बाकायदा आंकड़े भी पूजा सामने आ चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और भी खबरों की कर लेते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में आपको बता दें कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में चीन से आगे निकला है भारत, यानी कि BSE, NSE हांगकांग से आगे निकले हैं। 16.5 बिलियन डॉलर प्रतिदिन पहुंचा है ट्रेड वॉल्यूम। भारतीय इक्विटी मार्केट में लगातार तेजी देखी जा रही है। भारत का रुख कर रही है दुनिया भर के निवेशक, क्योंकि ये निवेशक अच्छे से समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है और जो फैसले लगातार लिए जा रहे हैं उनका सीधा सीधा असर मार्केट शेयर पर भी नजर आ रहा है। और इसीलिए आप सोचिए कि पहले जो चीन में ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते थे, अब वो चीन में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में वो ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। भारत का रुख दुनिया भर के निवेशक कर रहे हैं, अपना सुनहरा भविष्य समझते हुए भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती हुई। तो शेयर बाजार में भी इसका इजाफा नजर आ रहा है। 16.5 बिलियन USD प्रतिदिन पहुंच रहा है ट्रेड वॉल्यूम। ये कितना बड़ा आंकड़ा, और आप समझिए कि इसीलिए कहा जा रहा है कि जो अब तेजी है, इसी तेजी के साथ ये मार्केट वैल्यू जो है ये भी बढ़ रही है। और जो निवेशक है वो समझ रहे हैं कि अगर वो हिंदुस्तान के शेयर मार्केट में अपना पैसा डालेंगे तो उसमें उनको इजाफा होगा, उसमें उनको फायदा होगा। और चीन को पछाड़ते हुए, ना सिर्फ चीन को बल्कि तमाम देश जहां पर पहले वो लोग इन्वेस्ट करते थे, अब उन सभी को पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान का रुख कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी। अच्छा प्रीति, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस के बारे में और चाइना की आपने खस्ताहाल हालत के बारे में बताया, तो यहाँ पर हेडलाइन दी गई है अभिव्यक्ति वाले सेगमेंट में। दैनिक भास्कर में अगर हम बात करते हैं, चीन व हांगकांग के शेयर बाजार में पिछले महीने में 124 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई, यानी कि काफी नुकसान हुआ। प्रॉपर्टी मार्केट के खस्ताहाल फिलहाल चाइना में चल रहे हैं। इस बीच विदेशी निवेशकों ने भारत और जापान का रुख किया है। पिछले कई महीनों से विदेशी निवेशक चीनी बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। अब निवेशकों की नजर भारत और जापान पर टिकी हुई है। हांगकांग के बाजार का बुरा हाल है, उसके बाजार मूल्य में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 3/4 है। 22 जनवरी को भारतीय स्टॉक मार्केट कुछ समय के लिए हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया था, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सबसे बड़ा बाजार भारत का बन गया था। निवेशकों का भरोसा चीन के साथ में टूट रहा है और भारत और जापान के साथ में पूजा जुड़ रहा है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब बात होगी जयपुर की, जहां पर उत्तरी सर्द हवाओं से 7 शहरों में पारा गिर गया। दिन रात का अंतर तापमान जो है अधिकतम न्यूनतम वो देखिए 25 डिग्री से न्यूनतम 5 डिग्री, मतलब अधिकतम तापमान रहा 25 डिग्री, तो वही न्यूनतम तापमान रात को 5 डिग्री रहा। अगले 2 हफ्ते मौसम साफ रहेगा। 7 शहरों में 5 डिग्री से नीचे तापमान है। यानी कुल मिलाकर देखिए देखा जाए तो एक तरफ दोपहर में आप देखें गर्मी है और जैसे ही दिन ढल रहा है तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। तो ज़्यादा जो तापमान है, मतलब अधिकतम तापमान वो 25 डिग्री पर जा रहा है और न्यूनतम तापमान रात में 5 डिग्री तक जा रहा है। ऐसे में तबीयत खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। अब बात कर लेते हैं खबरों में एक बार फिर से बिजनेस की। सेबी की सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का बड़ा एक्शन सामने आया। दरअसल स्टॉक टिप्स देने वाले मार्केट एक्सपर्ट्स बैन किए गए हैं। 10 मार्केट एक्सपर्ट्स को बैन किया है सेबी के द्वारा। बिजनेस चैनल पर स्टॉक टिप्स दे रहे थे सभी एक्सपर्ट्स और गलत कमाई जब्त करने के निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। तो एक्शन लिया गया है। जो गलत टिप्स दिए जा रही थी उनके ऊपर एक्शन स्वरूप यह निर्णय लिया गया है। सेबी ने इस एक्शन को किया। स्टॉक टिप्स देने वाले मार्केट एक्सपर्ट्स को बैन किया। 10 मार्केट एक्सपर्ट्स कुल मिलाकर बैन किए गए हैं और एक कड़ा मैसेज भी यहां पर दिया गया है कि गलत टिप्स अगर दी जाएंगी तो उनको बैन कर दिया जाएगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे और देखिए धौलपुर शिक्षक से छात्रा को लगवाई ठोक। 5 पटेलों ने प्रार्थना सभा में लगवाई ठोक। तड़ातड़ जो है थप्पड़ जड़वाए गए और परिजन और 5 पटेलों ने कानून से छेड़छाड़ की। स्टाफ और छात्रों के फोन छीने, वीडियो नहीं बन सकी और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी लगातार अब सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। प्राचार्य ने कहा, आज जो हुआ हमारा रोल उसमें फिलहाल नहीं है। ये धौलपुर से खबर फिलहाल सामने आ रही है, जहाँ पर शिक्षक से छात्रा को एक ठोक लगाई गई और सबसे बड़ी बात कि जो प्राचार्य है वो ये कहते हुए नजर आए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पुलिस प्रशासन पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं, जहाँ पर बच्ची के साथ पिटाई हुई है। कह सकते हैं कि जमकर थप्पड़ बच्ची को जड़े गए, स्टाफ और छात्रों के फ़ोन छीने गए और वीडियो भी यहाँ पर हालांकि नहीं बन सकी प्रूफ के तौर पर।
तो धौलपुर का मामला आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, बात जयपुर की करेंगे क्योंकि यहाँ पर शाहपुरा का एक मामला सामने आया है। जयपुर से मेडिकल छात्रा से कैफे में गैंगरेप हुआ है। 12 घंटे में ही 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 8 फरवरी को पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था। थाना प्रभारी की तरफ से जानकारी दी गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। 12 घंटे में ही खुलासा करते हुए आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यानी कि आप समझिए कि जो राजस्थान की पुलिस है वो कितनी ज़्यादा मुस्तैद अलर्ट पर है कि 12 घंटे के अंदर ही जो आरोपियों ने गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि बचन लाल जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अलर्ट है और अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो फिर कोई भी आरोपी उसको बख्शा नहीं जाएगा। और फिलहाल ये होता हुआ नजर भी आ रहा है। पूजा, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव से पहले पुख्ता प्रबंध कर चुकी है भाजपा। आर्थिक बैसाखियों की भी जरूरत नहीं। लोक लुभावन योजना, राम मंदिर का विमर्श, विपक्ष ने एकता करने में लापरवाही दिखाई। सरकार ने न EMI घटाई और न ही ब्याज दरें। जब इस बार का बजट पेश हुआ तो ये माना जाता कि हो सकता है कि चुनावी साल है, कुछ बड़ी घोषणाएं हो जाएं, लेकिन सरकार का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कि सरकार ने ऐसी कोई भी लोक लुभावनी घोषणा नहीं की और सरकार ने बजट के जरिए विजन पेश करने की कोशिश की। इसीलिए कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले पुख्ता प्रबंध कर चुकी है भाजपा। और भाजपा की जीत को लेकर जो कॉन्फिडेंट बातें हैं वो आप लगातार देख रहे हैं। PM मोदी का आप संसद में सत्र के दौरान में भाषण को सुनिए या फिर और तमाम बीजेपी के नेताओं की बात कीजिए तो वो इस बार जीत को लेकर तो आश्वस्त हैं। अब बात होती है कि आंकड़ा कितना आएगा। सीधे जो मेहनत हो रही है लगातार, जो बीजेपी रणनीति पर काम कर रही है, उसका पर्पस भी वही है कि अपनी ही जीत को बड़ा किया जाए, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। तो सरकार ने ना EMI घटाई, ना ब्याज दरों को घटाया, आर्थिक बैसाखियों की भी ज़रूरत नहीं। तो कुल मिलाकर सरकार ने विजन पेश करने की कोशिश की है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में बेहतर दिशा में कार्य हुए हैं और इसीलिए हम पहले ही हमारी मंशा ही लोगों की मदद करने की है, लोगों को ऊपर उठाने की है। तो हमें ये सब दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। साक्षी, आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बिजनेस की बात कर लेते हैं। दैनिक भास्कर में हेडलाइन दी गई है, 8 साल में 11 में से 5 पेमेंट बैंक्स बंद किए गए। फंड से वजह से, कमी की वजह से बंद किए गए। आज से ज्यादा खर्च से परवान चढ़ पाया है। और देखिए, अगर मैं हेडलाइन की बात करूं तो हेडलाइन में लिखा गया यहाँ पर कि फंड की कमी, आय से ज्यादा खर्च से परवान नहीं चढ़ पाया। 2016 में शुरू नया कॉन्सेप्ट। फिलहाल अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो देश में सिर्फ 6 पेमेंट बैंक एक्टिव हैं, जिसमें से 3 चालू नहीं हुए। पेमेंट बैंक फेल होने की 6 प्रमुख वजहें भी इसमें बताई गई हैं। साथ साथ में भारत में अभी एक्टिव पेमेंट बैंक से आपको बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ में RBI की कार्रवाई ने पेमेंट बैंक इंडस्ट्री पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। 2016 में लाइसेंस मिलने के बाद 11 में से 5 यानी कि लगभग आधे पेमेंट बैंक बंद हो चुके हैं। और फंड की कमी, सीमित ऑपरेशन और आय की सीमित साधन इसकी प्रमुख वजहें यहां पर बताई गई हैं। RBI के कठोर नियमों का पालन करने में भी इस कैटेगरी के ज्यादातर बैंक असमर्थ रहे और इसको भी एक अहम कारण यहां पर महिमा बताया जा रहा है। आगे बढ़ते, राजस्थान के CM का नागौर में रात्रि विश्राम। नागौर के गोगीलाव में रुके CM भजनलाल शर्मा वाल्मीकि परिवार के घर पर खाना खाते हुए नजर आए और सुबह 105 वर्ष की विदामी देवी से आशीर्वाद भी वो लेते हुए नजर आएंगे। गांव का भ्रमण भी सरकार जो है वो करती हुई नजर आएगी। यानी कि गांव का भ्रमण करेंगे तो जाहिर तौर पर लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से उनकी समस्याएं जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं फिलहाल यहाँ पर लोगों को आ रही है और मौके पर उन समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। तो राज्य के CM का नागौर दौरा कई मायनों में खास है। रात्रि विश्राम उन्होंने किया है और सबसे बड़ी बात, आज दिन भर में उनके कई खास कार्यक्रम होने वाले हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर के लिए भेजा है सैंडस्टोन। बनारस से अयोध्या भेजा ये गया है। आपको बता दें कि नक्काशीदार स्टोन अब भी युद्ध स्तर पर इसका निर्माण कार्य चल रहा है। 600 घन फीट सैंडस्टोन से भरा है 101वीं ट्रक रवाना किया गया। 101वां ये ट्रक है जिसको रवाना किया गया। पूजा, और आगे बढ़ रहे हैं और अब बात होगी। अब देखिए, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उन्हीं से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। हेमंत सोरेन और विनोद कुमार सिंह से ED की पूछताछ। विनोद से ही मोबाइल चैट से मिली अहम जानकारी। सोर्सेज के हवाले से खबर, कई जगह प्रॉपर्टी खरीद की जानकारी मिली है। ED ने विनोद के बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल भी तैयार की है। कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है हेमंत सोरेन को लेकर। हेमंत सोरेन और विनोद कुमार से ED की पूछताछ। ED ने बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मांगी। कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आ सकते हैं जब इनकी डिटेल्स को खंगाला जाएगा। हेमंत सोरेन से ED की पूछताछ। देखिए, लगातार हेमंत सोरेन ED की कस्टडी में हैं और पिछली दफ़ा भी उनको बड़ा झटका लगा। और अभी खबर यह है कि जो विनोद कुमार है, विनोद कुमार से भी पूछताछ होगी और जो ट्रांजैक्शन है बैंक ट्रांजैक्शन
उनकी डिटेल्स को भी तैयार किया जा रहा है कई चौंकाने वाले तथ्यों पर। और देखिए बात पूजा, हो रही है कि सामने आ अखबारों में भी इस बात का जिक्र किया गया कि विनोद ने मान लिया है कि व्हाट्सएप चैट्स में नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, मैंने ही हेमंत सोरेन को भेजा था। जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह और हेमंत के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से लंबी पूछताछ की। हेमंत और विनोद को आमने सामने बिठाकर जांच एजेंसी ने व्हाट्सएप चैट दिखाकर पूछा कि इसे किसको भेजा गया था, तो विनोद ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर माना कि ये सभी व्हाट्सएप चैट्स मेरे हैं और मैंने ही सभी मैसेजेस को हेमंत सोरेन को भेजा था। विनोद सिंह और अभिषेक प्रसाद शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। दोनों ने अपनी गाड़ियां ईडी कार्यालय से दूर ही छोड़ दी और चुपके से अंदर गए और वहां पर इनसे पूछताछ की गई। कई बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं। बड़ी खबर मिल रही है, बीमा कंपनियों को टैक्स नोटिस मिलेंगे। 25,000 करोड़ के टैक्स नोटिस भेजेगा सीबीडीटी। एजेंट्स को एक्स्ट्रा कमीशन की जांच इस वक्त की जा रही है। बीमा कंपनियों पर टैक्स चोरी का आरोप लग रहा है। इरडा की तय सीमा से ज्यादा कमीशन देने के आरोप लगे और इसी के तहत अब एक्शन मोड में फिलहाल यहाँ पर टीम नजर आ रही है। बीमा कंपनियों को यहाँ पर टैक्स नोटिस मिलेंगे और जाहिर तौर पर जांच पड़ताल अब की जाएगी।